ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नामांकन प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है और ये प्रथम चरण है, पहला चरण है। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही चुनाव के पहले चरण में प्रवेश हो जाएगा। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आमोद, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, सारे सहयोगी जो दल रहे हैं, घटक दल रहे हैं एनडीए के, उनके भी नेता मौजूद हैं। एक तरीके से जो नामांकन पत्र जाएगा उसमें जो समर्थन पत्र होगा उसके लिए निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी के अलावा जो एनडीए के घटक दल हैं, खास करके जेडीयू है, एलजेपी है, ये इसके अलावा नवीन पटनायक की पार्टी के भी नुमाइंदे यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा एनडीए के घटक दलों के अलावा भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू के सपोर्ट में कई पार्टियां आ सकती हैं और आ रही हैं। इसमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी है। इसके अलावा संकेत ये भी मिला है कि देवगौड़ा की पार्टी भी इनके समर्थन में वोट करेगी। अभी तक हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का क्या स्टैंड होगा उसने अब तक क्लियर नहीं किया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि संभावना इस बात की है कि जेएमएम भी इनके पक्ष में वोट कर सकता है। तो कुल मिलाकर पिछली बार जब रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त एनडीए के उम्मीदवार को तकरीबन 64% वोट मिला था। लेकिन इस बार लग रहा है कि ये वोट परसेंट और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि गैर एनडीए दल भी बहुत सारे इस वोटिंग प्रक्रिया में द्रौपदी मुर्मू को वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आदिवासी महिला हैं और पिछड़े क्षेत्र से हैं, पूर्वी भारत से हैं। पूर्वी भारत से पहली बार इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो सरकार की तरफ से चला गया है, उसको लेकर उनको इसका फायदा भी मिल सकता है और मिलता हुआ दिख भी रहा है। रवि, काफी समय पहले एनडीए के ही एक ऐसे कैंडिडेट एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर भी विपक्ष के सामने बड़ी दुविधा आ गई थी। क्या वो स्थितियां फिर से नजर आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से आगे की गई है? निश्चित तौर पर मुझे देखकर ये लग रहा है कि कमोबेश वही स्थिति इस बार भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उस बार चूंकि एपीजे अब्दुल कलाम जब आए थे, इनका नाम जब आया था सामने, तो जो स्वयं को सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनके सामने एक धर्म संकट खड़ा हुआ था और उनको आना पड़ा था बीजेपी के पाले में, एनडीए के पाले में, और वोटिंग करना पड़ा था बहुत सारे दलों को। लेकिन इस बार भी कमोबेश वैसी ही स्थिति बन रही है, क्योंकि मामला यहाँ न सिर्फ एक महिला का है, मामला यहाँ एक ट्राइबल महिला का है और उसमें भी पिछड़े क्षेत्र से आने वाली महिला का है। उड़ीसा के सुदूरवर्ती जगह से वो आती हैं। वैसे में एक मैसेज देने की कोशिश के तहत कई अन्य दल बीजेपी और एनडीए घटक दलों के अलावा भी इस वोटिंग पैटर्न में शामिल हो सकते हैं और पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा एनडीए के और बीजेपी के नेताओं का मानना है और कहना भी है। तो कुल मिलाकर ये बस एक रस्मबाजी हमको मानना चाहिए, क्योंकि जो एक फाइट हो सकती थी, जो एक विपक्षी दलों को एक जगह लामबंद करने की कोशिश के तहत ममता बनर्जी और शरद पवार ने कोशिश किया था, जो हो सकता था, अब वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की पार्टी स्वयं इनके पक्ष में आ गई द्रौपदी मुर्मू के, तो अब बहुत ज्यादा गुंजाइश बचता नहीं है। तो संभावना इस बात की है कि कुछ अन्य दल भी जो ऑलरेडी यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़ी दिख रहे थे, वो भी हो सकता है कि इनके पक्ष में आकर वोटिंग करें और उनके साथ खड़ा दिखें। क्या आमोद, क्या पिछले कुछ दशकों राजनीतिक लिहाज से देखें, कुछ दशकों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का सामने आना भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है राजनीति के लिहाज से देखें तो? अगर कुछ दशकों पर नजर डालें, अगर 2 दशक या उससे थोड़ा ज्यादा की बात कर ले पीछे की, कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी से होगा, इस पर पूरे देश की नजरें बहुत ज्यादा रह रही हैं। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, आज की तारीख में जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उम्मीदवार के पीछे वो किस वर्ग से आता है, किस वर्ण का है, कौन सा जेंडर है, किस क्षेत्र का है, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति हर चीज में है और राजनीति, वोट की राजनीति अगर आप देखेंगे तो हर जगह है। और वैसे में अगर सोच समझकर कोई कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है या किया जाता है
तो उसके पक्ष में लामबंदी या उसके विरोध में लामबंदी का बहुत ही सहज गुंजाइश बन जाता है और उसी के तहत आप इसको देख सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है तो 4 सेट तैयार किया गया है इनके लिए, द्रौपदी मुर्मू के लिए, और 50 लोगों का उस पर साइन किया गया है। जो घटक दल हैं बीजेपी के, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो भी लोग उसमें शामिल हैं, सिग्नेटरी हैं, और प्रधानमंत्री उसमें प्रस्तावक हैं, पहले प्रस्तावक हैं। उसके बाद अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, ये सब प्राथमिक प्रस्तावक हैं। और साथ ही एनडीए के घटक दल में आप देखिए कि एनडीए के घटक दल में एलजेपी में जहां पारस धड़ा ने भी समर्थन किया है और साथ में चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है, तो दोनों ही धड़ों से बात हुई और दोनों धड़ों ने स्वागत किया है। तो इस अभी कुल मिलाकर ये है कि जहां बात दलित, शोषित, वंचित की आती है तो हर आदमी स्वयं को वहां खड़ा दिखाना चाहता है। ठीक है आमोद, लेकिन अगर राजनीति की बात छोड़ दें, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात छोड़ दें, जो इक्वेशन है उसकी बात छोड़ दें, फिर भी द्रौपदी मुर्मू का आना एक ऐसे बैकग्राउंड से जहां से इतना लंबा सफर, अपने आप में ये क्या संदेश है, अपने आप में ये आम भारतीयों के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि बहुत उच्चतम पद है भारत का राजनीतिक, और द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा रही है वो बड़ी लंबी रही है और बड़े पीछे से वो निकलकर इस पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं। देखिए, इससे पहले रामनाथ कोविंद भी प्रेसिडेंट जब बने थे तो उनका भी बैकग्राउंड जो था निश्चित तौर पे दलित परिवार से था, लेकिन वो उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे या उनका बैकग्राउंड उतना कमजोर नहीं था या उतना बैकवर्ड नहीं था जितना द्रौपदी मुर्मू का पारिवारिक पृष्ठभूमि है। रामनाथ कोविंद इससे पहले कई पदों पर रह चुके थे, उनका आर्थिक और उनके सामाजिक और पारिवारिक जो व्यवस्था था वो काफी हद तक मजबूत था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने अपना करियर एक छोटे से पद से किया था, क्लर्क लेवल के पद से किया था, उसके बाद शिक्षिका बनी, उसके बाद वहाँ ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के लिए काम किया, बीजेपी के लिए पंचायत स्तर पे उन्होंने काम किया, उसमें सदस्य चुनी गई, उसके बाद एमएलसी बनी, एमएलए बनी, उसके बाद कैबिनेट मंत्री वहाँ बनी, और उसके बाद उनको गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर बनाने के बाद जब वो हटी 2021 में, तो भी वो बहुत ही संयमित ढंग से अपना काम कर रही थी। और जैसा कि 4 दिन पहले जब घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी और विश्वास भी नहीं था कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को इतने बड़े पद पे बिठाया जाएगा या उसके लिए नामित किया जाएगा। तो सरप्राइज जरूर थी, क्योंकि उड़ीसा एक अपने आप में जो बीमारी राज्यों का काउंटिंग होता है उसमें उड़ीसा की भी काउंटिंग होती है, और जहाँ से ये आती हैं वो और भी पिछड़ा हुआ जगह है। निश्चित तौर पे वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन में उन्होंने काफी काम किया, और वहाँ पे जो वहाँ के धर्म जागरण मंच है उसके लिए भी उन्होंने काम किया। वहाँ पर जो कृष्णनीति का फैलाव प्रचार प्रसार हो रहा था उसके विरुद्ध भी इन्होंने काफी काम किया। ग्राउंड पे कैसे आदिवासियों को अपने पुराने धर्म और पुराने रीति रिवाज को बनाए रख सकें, उसके लिए इन्होंने काफी काम किया। तो निश्चित तौर पर ये एक रिवार्ड है और एक संदेश भी इसमें छुपा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सुदूर क्षेत्र में भी बैठकर काम करता है और काम का रिकॉग्निशन होता है तो वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। ये इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। रवि, इस बात की तो आमोद बहुत चर्चा है कि एक आदिवासी समुदाय से निकलकर वो इस तरह से भीड़ से आगे आती हैं, लेकिन एक महिला के तौर पर उनको कैसे देखा जाए? क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी एक महिला थी और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देश में इसका स्वागत हुआ था कि एक महिला को सर्वोच्च पद पर लाया गया। अब एनडीए ने भी एक महिला उम्मीदवार में अपना विश्वास जताया है। देखिए रवि, देश में महिला राष्ट्रपति भले ही वो दूसरी बार हो बनाई गई हो, इससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुकी हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई आदिवासी प्रेसिडेंट बना हो और आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बने, ये तो उससे भी आगे की बात है। तो ये एक मैसेजिंग जरूर है कि जिस तरह से आपको याद हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब शपथ लिया था और उन्होंने पहली बार जो उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार का क्या रहेगा नीति और पॉलिसी, तो उन्होंने कहा कि हम गरीबों की और वंचितों की ये सरकार है और उनके लिए ही काम करेंगे। तो 2014 में जो उन्होंने एक बात कही थी और जो मैसेज दिया था, 8 साल बाद भी
वही मैसेज दिखाने की कोशिश, आम लोगों तक, आम जनता तक ये बताने की कोशिश कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आप तक सीधा नजर बनाए हुए हैं और आप किसी बीच से लोगों को लाकर आपकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग देने की, मैसेज छोड़ने की, मैसेज प्रचार प्रसार करने की भी कोशिश के तहत इसको देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो सरकार की एक अपना जो तरीका है और अपनी जो नीति है उसको कैसे आगे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं आपको राजनीति की दृष्टि से भी बताऊं तो आदिवासी समाज एक बहुत बड़ा चंक है समाज का और लगभग 48 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पे एसटी रिजर्व हैं, जहां पे एसटी भी जीत कर आते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो अगले 4 राज्यों में चुनाव होना है उसमें खासकर अगर बात करें राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की या गुजरात की या मध्य प्रदेश की, इन चारों ही राज्यों में साइजेबल पॉपुलेशन है। तकरीबन 130 के लगभग विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एसटी ही जिताता हराता है और उस बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यद्यपि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और गुजरात में, और देखिए आमोद रोक रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। देखिए तस्वीरें आ रही हैं संसद भवन से और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वहां से सभी अब अभिवादन स्वीकार करते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और द्रौपदी मुर्मू खुद आगे चल रही हैं, उनके पीछे आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और नितिन गडकरी भी वहां मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आपको तस्वीरों में नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए। तो एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद, रामदास अठावले भी देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। अब सभी जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस कमरे से बाहर निकलते हुए, राष्ट्रपति के कमरे से बाहर निकलते हुए। आमोद हमारे साथ बने हुए। आमोद, एक जो आरोप लगते रहे हैं बीजेपी सरकार पर, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर, जो कांग्रेस लंबे समय से कहती रही कि सूट बूट की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी या एनडीए की सरकार ने हर स्तर पर काम किया। हम जो पुरस्कारों, राष्ट्रीय सम्मानों की बात करें या फिर राष्ट्रीय अहम पदों की बात करें, हर जगह इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की गई। क्या उसी श्रृंखला में इसको हम देख सकते हैं? देख सकते हैं, निश्चित तौर पर देख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी 2014-15 में, वो 2017 आते आते वो नैरेटिव अपने आप में खत्म हो चुका था, क्योंकि सूट बूट की सरकार को बताने और कहने के लिए उसके पीछे विपक्ष को बहुत ज्यादा तर्क और मजबूती नहीं मिल पाई। लिहाजा उसको बहुत बल नहीं मिला और उस थियरी को लोगों ने बहुत स्वीकार नहीं किया। ये बात विपक्ष को बहुत जल्द समझ में भी आ गई और अब पिछले 2-3 सालों से आपने नहीं सुना होगा इस तरह का कोई भी नैरेटिव कोशिश को किया जाए, इस तरह का कोई भी नैरेटिव सेट किया जाए।